लोकप्रिय हिंदी कहानियाँ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी दबा ले ताकि मैं जो भी कहानी बनाऊँ वो आसानी से आप तक पहुँच सके। संबलपुर गांव में एक बहुत बड़ा जमींदार रहता था। उसके 3 बेटे थे और 3 बहुएं। उसके पास 6 दर्जन मवेशी, 200 एकड़ जमीन और अनाज की 2 दुकानें थीं। फिर भी वे चावल में भूसा और रोटी में चोकर मिलाकर खाया करते थे। सब्जी तलने के बजाय उबाल कर खाना पसंद करते थे। बड़ी कढ़ाई में छिलके और जड़ के साथ नमक डालकर उबाल दिया जाता था। मुश्किल से 1 चम्मच ही तेल डाला जाता था उसमें। घर में सभी नौकर मिलाकर 50 सदस्यों के लिए खाना बनाया जाता था। पूरे परिवार को उसके साथ भूसी और चोकर खाना पड़ता था। उसकी तीनों बहुएं बहुत धनी परिवार से आई थी और उन्हें बेहतर खाने पीने की आदत थी। भला वे भूसी चोकर खा के कैसे रहती। लेकिन जमींदार के बेटों, बहुओं और पोते पोतियों को 2-3 कोर चोकर की रोटी या भूसी का भात खाना पड़ता। इसके बाद वे उठकर हाथ धो लिया करते और अपने दादाजी से कहते, आज तो बहुत खा लिया दादाजी, पूरा पेट ही भर गया हमारा तो। खाना बचने पर बूढ़ा जमींदार बहुत खुश होता, मुस्कुराता और कहता, हमारे परिवार में कोई भी पेटू नहीं है, इसीलिए तो हमारा परिवार इतना खुश रहता है। नाश्ते के बाद जमींदार घोड़े की लीद इकट्ठी करने के लिए रोज लगभग 20 मील पैदल ही आता जाता। उसके जाते ही रसोई से आवाज आने लगती। जमींदार के तीनों बेटे मिलकर मांस और शराब का इंतजाम करते और तीनों बहुएं भी अच्छी अच्छी पकवान बनाती, खुद भी खाती और सबको खिलाती। जमींदार के आने से पहले सब कुछ साफ सुथरा कर देते। हाँ तो बच्चों, जल्दी से खाना खा लो, और भी जो भी बचे हैं मैं सबको जाकर खिला देती हूँ। जो चाहिए हो किचन से आकर ले लेना। अब मैं जा रही हूँ, सबको खिलाकर खुद भी खा लूँगी। चलो हम लोग भी खा लेते हैं, नहीं तो फिर बाबूजी आ जाएंगे। फिर सब धोना वोना साफ भी करना होगा ना, नहीं तो देर हो जाएगी। चलो चलते हैं। और इसी तरह रोज़ अच्छा खाना खाते। शाम को जब फिर से चोकर की रोटी परोसी जाती तो सिर्फ 1-2 रोटी खाकर ही हाथ धो लेते और कहते, हमारा तो पेट भर गया। बात गर्मी की है। हमेशा की तरह जब वह कंजूस नाश्ते के बाद घोड़े की लीद ले जाने के लिए निकलता है, परिवार के सभी सदस्य हमेशा की तरह खाने की तैयारी में जुट जाते हैं। पर उस दिन उसकी किस्मत खराब थी। आज बूढ़ा जमींदार घर जल्दी वापस आता है। पिताजी को जल्दी आता देख तीनों बेटों को कुछ समझ में नहीं आता है क्या करें। फिर तीनों मिलकर एक प्लानिंग करते हैं और घर के बाहर दरवाजे पर एक मुट्ठी सोयाबीन की दाने फेंक देते हैं, जिसे देखकर बूढ़ा जमींदार बहुत गुस्सा हो जाता है और उसे उठाने के लिए नीचे बैठ जाता है। सोयाबीन की दाने नीचे गिरे देखकर मानो जमींदार को जोरदार झटका सा लग जाता है और वह जमीन पर बैठकर सोचने लगता है, हो क्या बर्बादी है, पता नहीं किस गधे ने ऐसा किया है। किसी को कोई फिक्र ही नहीं होती है कि घर के इतने सारे अनाज के दाने बर्बाद हो रहे हैं। किसी को कोई फिक्र नहीं है बर्बादी होती है तो, बस मुझे ही फिक्र लगी रहती है। अभी पूछता हूँ किसने ये सब बर्बाद किया है। हो क्या बर्बादी है, पता नहीं किस गधे ने ऐसा किया है। किसी को कोई फिक्र ही नहीं होती है कि घर के इतने सारे अनाज के दाने बर्बाद हो रहे हैं। किसी को कोई फिक्र नहीं है बर्बादी होती है तो, बस मुझे ही फिक्र लगी रहती है। अभी पूछता हूँ किसने ये सब बर्बाद किया है। वक्त बीतता जाता है। बूढ़ा जमींदार मरने तक धन जमा करता रहता है
और अपने अंतिम समय में उसे एक चिंता सता रही थी। मैं तुम लोगों को यहाँ बहुत ही जरूरी काम से बुलाया हूँ। मैं तुम तीनों से कुछ पूछना चाहता हूँ। अब मेरी अंतिम सांसें चल रही है और मैं जानना चाहता हूँ कि तुम लोग मेरा अंतिम संस्कार कैसे करोगे। पिता की बातों को सुनकर बड़ा बेटा सोचता है, पिताजी ने सारी जिंदगी सिर्फ धन जमा करने में ही लगाया है, खर्च तो कभी किया नहीं। ये तो अच्छी बात नहीं है। वह धन अब तो उन तीनों भाइयों को विरासत में मिलेगी। पिता के मरने के बाद उनका अंतिम संस्कार बहुत ही भव्य तरीके से होना चाहिए। इसलिए वह पिताजी से कहता है, पिताजी, आप चिंता ना करें, हम आपका अंतिम संस्कार बहुत भव्य तरीके से करेंगे। भव्य तरीके से तुम्हारा क्या मतलब है? पहले यह तो मुझे बताओ। पिताजी, हमने सब कुछ तय कर लिया है। हम सबसे अच्छी नामोल की लकड़ी से आपका ताबूत बनाएंगे। अंतिम संस्कार में खर्च के लिए हम अनाज की दोनों दुकानें बेच देंगे। आपके ताबूत में सोने का बिछावन और झिलमिल रूप चांदी के तारों से कढ़ाई रजाई रखेंगे। साथ ही खर्च के लिए 7 सोने के सिक्के और पहनने के लिए 7 हीरे भी रखेंगे। 39 दिनों तक लगातार बौद्ध लामाओं, ताओवादी और पादरियों का धर्म ग्रंथ करवाएंगे। तुम गधे ही रह गए, कैसी मूर्ख जैसी बातें कर रहे हो? क्या हम रुपयों से बड़े हैं? अनाज की दोनों दुकानें को बेचने से भी ऐसा भव्य अंतिम संस्कार नहीं हो सकता। नामुन का ताबूत मिट्टी में अंदर सड़ जाएगा। सोने के 7 सिक्कों और हीरो की कीमत जानते हो? क्या तुम परिवार को दिवालिया करना चाहते हो? भला कोई क्या 49 दिनों तक सारे संबंधी हमारे घर वालों पर रखोगे? मेरे खर्च पर उन्हें खिलाना मुझे बर्दाश्त न होना। तुम किसी लायक नहीं हो, पक्के गधे हो तुम। फिजूल खर्ची के कारण बड़े भाई को पड़ी डांट को ध्यान में रखकर मंझला बेटा कहता है। बड़े बेटे को डांटने के बाद उसने मंझले बेटे से पूछा कि तुम क्या करोगे। आप चिंता ना करें, बड़े भाई तो औकात से ज्यादा खर्च करना चाहते हैं। अभी हमारी भी जिंदगी पड़ी है। हम आपको साधारण लकड़ी के ताबूत में सोने के साथ केवल 7 सिक्कों के साथ दफनाएंगे। उसमें हीरे नहीं रखेंगे। सोने के बिछावन और झिलमिल रूप हले चांदी के तारों की रजाई की भी जरूरत नहीं है। 21 दिनों तक धर्म ग्रंथों का पाठ होगा और वह भी हर तीसरे महीने में। नहीं, ये भी बहुत ज़्यादा है। इससे भी तो हम कंगाल ही हो जाएंगे। अच्छा छोटे, तुम बताओ तुम क्या करोगे। छोटा लड़का चालाक था। वह अपने बाप के स्वभाव को जानता था। उसने सोचा कि पहले अपने बाप का क्रोध को कम करूं, फिर अंतिम संस्कार के बारे में कुछ कहना ठीक होगा। मैं आपसे 100% सहमत हूँ पिताजी। मेरे भाई गलत सोच रहे हैं। वे इंतजाम करना नहीं चाहते। आपने कितनी मेहनत से पूरी जिंदगी में यह पैसा जमा किया है और इसे ऐसे खर्च देना तो भारी बेवकूफी ही होगी। दूसरा, 21 दिनों तक धर्म ग्रंथों का पाठ हुआ तो इतने दिनों तक सारे संबंधी खाने के लिए यहीं डटे रहेंगे। भला ऐसा संभव है? मेरी योजना से आपको अवश्य राहत मिलेगी पिताजी। आपके मरने के बाद अंतिम संस्कार में पैसे खर्च करने के बजाय हम आपके मृत शरीर से भी पैसा कमा सकेंगे पिताजी। कैसे कमाओगे? तुम तो काफी समझदार लगते हो। भला जरा मुझे भी बताओ कि तुम मेरे मृत शरीर से पैसे कैसे कमाओगे? हालांकि आप बीमार हैं पिताजी, लेकिन आपका वजन नहीं घटा है। आपका वजन अभी भी 50 किलो तो होगा ही। हम लोग बाजार से 1 किलो नमक और थोड़ी चीनी खरीदेंगे और उसमें आपको मिलाकर उबाल लेंगे। फिर सड़े गले मांस और पतली को निकाल देंगे और साफ कर लेंगे। 50 किलो मांस का तो अच्छा पैसा मिल जाएगा। इस तरह हम आपका अंतिम संस्कार भी कर देंगे और पैसा भी कमा लेंगे। आपको मेरी योजना कैसी लगी पिताजी? इतना सुन पिताजी बहुत खुश हो जाते हैं और मुस्कुरा कर कहते हैं, बहुत अच्छा, तुम बहुत समझदार हो। तुम ही एक हो जो मुझे समझ सके। ऐसा ही करना। पर एक बात का ख्याल रखना, मांस अपने घर की दक्षिण की तरफ बेचना, उत्तर की तरफ भूल कर भी नहीं जाना।
अब छोटा लड़का चौंक जाता है। वह जानना चाहता है कि उत्तर की दिशा में क्यों नहीं बेचना है। हाँ तो पिताजी, ये मुझे बताइए कि आपने ऐसा क्यों कहा कि उत्तर में बेचना है, दक्षिण की तरफ नहीं। क्योंकि बेटा दक्षिण के परिवार वाले उधार खरीदना चाहेंगे। अपने पिता की बात सुनकर तीनों बेटों को अब विश्वास हो गया कि हमारे कंजूस पिता ने सब कुछ पहले ही से सोच लिया था।